नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू देवभूमि समाचार में। हरिद्वार में इन दिनों चाहे प्रशासन हो या फिर राजनेता, सभी को भगवान भोलेनाथ की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। अब तो आलम यह है कि राजनेता भी भोलेनाथ की भक्ति में लिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरिद्वार के सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में लगाए गए कावड़ शिविर के उद्घाटन करने पहुंचे, जहां निशंक ने हरिद्वार में चल रहे कावड़ शिविर में कावड़ियों के लिए पूरी तली और उन्हें अपने हाथों से भोजन भी कराया। तो वहीं हरिद्वार के नगर विधायक मदन कौशिक ने हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। तो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक किस प्रकार से हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन सांसद रमेश पोखरियाल निशंक आप तस्वीरों में देख सकते हैं कावड़ जो लेकर आए उनकी सेवा करते हुए, ये देखिए भक्ति में झूमते हुए, खाना परोसते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निशंक ने तालियां बजाई और सभी भोले भक्तों के साथ झूमकर बरसे। ये देखिए खाना परोसते हुए आज उन्होंने पूड़ियां भी तली और ये कावड़ियों के लिए यहां पर खाना बनाया जा रहा है। पूरा वातावरण भोलेनाथ भक्ति में नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारी बारी से आ रहे हैं और वहां के विधायक मदन कौशिक ये देखिए पुष्प वर्षा करते हुए कावड़ियों के ऊपर। आपको बता दें तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से रमेश पोखरियाल निशंक पूड़ियां तलते हुए। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों मंडलों ने संयुक्त रूप से यहाँ सभी भक्तों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं कोई सेवा के काम में लगने को इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। कोई मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, तो कोई भोजन की सेवा कर रहे हैं, तो कोई अन्य प्रकार की सेवा कर रहे हैं। तो आज पूरे तीनों मंडलों ने यहाँ पर हमने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने एक बार फिर राज्य में होने वाली राष्ट्रीय खेलों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में पिछले 6 सालों से बीजेपी की सरकार कोई ऐसी तैयारी नहीं कर पाई है जिससे राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा सके। स्टेडियमों की हालत खस्ताहाल है। राजकीय प्रतिभाओं को दूसरे प्रदेशों से खेलना पड़ रहा है क्योंकि राज्य में ना तो खेल के मैदान अच्छे हैं और ना ही खेल को लेकर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में पिछले 6 सालों से भाजपा का राज काबिज है, लेकिन 6 सालों में नेशनल गेम्स करा पाने में सफल नहीं हो पाई भाजपा। और अब खुद भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जनता को भी दिखा रहे हैं, खिलाड़ियों को भी दिखा रहे हैं। अब कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि 6 महीने में हम कमर कस कर तैयारी करेंगे और नेशनल गेम्स यहाँ पर होंगे, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ के स्पोर्ट्स स्टेडियम्स की हालात बद से बदतर हैं। हमारे खिलाड़ियों को दूसरे प्रदेशों से खेलना पड़ रहा है, दूसरे प्रदेशों के स्टेडियम्स का सहारा लेकर अपने को और पैना करना पड़ रहा है। इसलिए उत्तराखंड के लिए तो हालात ऐसे हैं कि कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। सत्तासीन बीजेपी सरकार के रिक्त मंत्री पदों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सरकार मंत्री पद भरने पर काम करती है तो फिर यह सरकार गिर जाएगी और बीजेपी का तिलिस्म भी टूट जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह व्यंग बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बन गया है क्योंकि मंत्री पद भरने को लेकर सरकार भले ही मंथन कर रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर विधायकों में आक्रोश भड़कने लगा है। तो आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री ने कसा है तंज। उन्होंने कहा कि मंत्री पद को लेकर सरकार पर हमला बोला और सरकार पर बीजेपी का तिलिस्म टूट जाएगा, हरीश रावत का कहना है। हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है, मंत्री पद भरने का सरकार गिर जाएगी। इस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत ने बोला है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। लक्सर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने प्रशासन के कावड़ यात्रा प्लान पर सवाल उठाए हैं।
दरअसल बीते मंगलवार से जिला हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से यात्री गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। प्रशासन द्वारा यात्रा में लगभग 4 करोड़ से अधिक शिव भक्त कांवड़िए आने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इससे लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा यात्रा को लेकर कोई ठोस यात्रा प्लान नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को शुरू हुई यात्रा के पहले दिन ही हर तरफ जाम ही जाम नजर आया है। अभी तो यात्रा का पहला ही दिन है, लेकिन जब यात्रा अपने चरम पर पहुंचेगी तो क्या हाल होगा। उत्तराखंड सरकार ने, शासन और प्रशासन ने एक दावा किया कि हम हरिद्वार से इस बार की जो कांवड़ यात्रा उसको ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे, और सरकार और प्रशासन केवल के फूल बरसाएंगे, ये करेंगे, इस तरह की अपनी पीठ खुद थपथपाते रहते हैं। जबकि अभी यात्रा अपने असली चरम पे आई भी नहीं है, जहां 4-5 करोड़ लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। अभी जो कुछ लाख आए हैं, और पहले दिन में ही आपने देखा होगा हरिद्वार से लेकर लक्सर तक अव्यवस्था ही अव्यवस्था थी, सब व्यवस्था चरमराई हुई थी। कहीं कांवड़ की जल में गाड़ी टकरा रही है, कहीं व्यक्ति टकरा रहा है, झगड़े फसाद हो रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। तो ये केवल अनुभव इन लोगों के पास नहीं है, केवल और केवल अपनी पीठ। देहरादून में सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के समय पेड़ काटे गए। आपको बता दें, आप पार्टी ने पेड़ लगाने के एक बड़ा निर्णय लिया है। तभी इस दौरान आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कहा, अगर राज्य सरकार काटे गए पेड़ों के बदले वृक्षारोपण नहीं करती है तो वह भूख हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही कहा कि इस बार जब हरेला पर्व मनाएं तो सरकार के जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं कि वह इस हरेला पर्व पर फोटो सेशन करने के बजाय गंभीरता से पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करें और वृक्षारोपण और उनका संरक्षण कर पर्यावरण को बचाने का काम करें। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर रोड चौड़ीकरण के नाम पर हजारों लाखों पेड़ काटे गए। उस समय पर्यावरण प्रेमियों ने और स्वयं मैंने भी इस आवाज़ को उठाया था कि सरकार ये जो हजारों पेड़ काट रही है ये सालों से लगे हैं, और अब सरकार ने जब वो पेड़ काट दिए, कुछ लोग इस संबंध में हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश इसमें आया और जनहित में वो पेड़ कट गए हैं। तो हमारी सरकार से सीधी ये मांग है कि सरकार जो पेड़ काटे गए हैं उसके स्थान पर पुनः पेड़ रोपे। उत्तराखंड में साल 2017 से राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन अब तक प्रदेश में राष्ट्रमंडल खेलों का रास्ता साफ नहीं हो पाया था। वहीं अब 2024 में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें खेल मंत्री रेखा आर्य और खेल विभाग के अधिकारियों से राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी पर मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है। सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को 2024 में राष्ट्रमंडल खेल करने के सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन उत्तराखंड में 2024 में होना है, उसको लेकर आज समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के निमित्त में, जो कि अक्टूबर और नवंबर माह के मिड में होना है, 14 दिनों का पूरा ये आयोजन होता है, उसके निमित्त भविष्य में जो भी त्वरित निर्णय करने हों उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि एक HPC बना ली जाए, ताकि जब कभी भी त्वरित निर्णय करने पड़े तो फाइल की एक लंबी प्रोसेसिंग से फाइल को न गुजरना पड़े और ऐसा समय ना आए कि जिस समय ज़रूरत हो चीज़ों की आपूर्ति समय के उपरांत में हो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो आज सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तो यही हुआ कि दो हमारे मेजर जो हब सिटीज़ हैं, गढ़वाल में देहरादून है और कुमायूं में हल्द्वानी है, और उसमें अगर आप देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून में हमारा देहरादून के साथ साथ एक हरिद्वार है और ऋषिकेश है। इसी तरीके से हल्द्वानी के साथ हमारा रुद्रपुर है, गुलरभोज है और नैनीताल है। इन सारी जगह पे हमारे ये इवेंट्स होंगे। और जैसा आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सिर्फ 2 ही हैं, तो इन 2 जगह के अलावा भी जैसे हमारा रुद्रपुर एक वेन्यू है, रुद्रपुर में हमारे नए मल्टीपर्पज़ हॉल हमने बनाए हैं, वहाँ 3 हमारी एक्टिविटीज़ होनी हैं।
इसी तरीके से हमारा गुलर भोज में जितनी भी वाटर एक्टिविटी है, कैनोइंग एंड कनाकिंग जो है वो वहाँ पे होगी हमारी। कर्णप्रयाग से बीते 3 जुलाई से गायब हुई गोपेश्वर के रोली ग्वाड़ के युवक शोभित का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। युवक के परिजनों गांव के लोग 2 दिन से कर्णप्रयाग थाने में डेरा डाले हुए हैं। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की ओर अधिक तेजी से मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द युवक का कुछ पता चल पाए। आपको बता दें, बीते 3 जुलाई की शाम को कर्णप्रयाग से शोभित के साथ कुछ स्थानीय लोगों ने मारपीट भी की थी, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं लग पाया रहा है। वहीं परिजन लगातार पुलिस से युवक को खोजबीन करने की मांग कर रहे हैं। 7 बजे के करीब, जिसमें एक बुलेरो सवार और बाइक की आपसी जो हल्की सी थोड़ी टकराव के चक्कर में बहुत मारपीट वगैरह हो गई थी। आप सोशल मीडिया में वीडियो वायरल भी हुई थी। उसके बाद जो गाड़ी का जो मालिक था सोनू, वो घटना के बाद से लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसी विषय में जो है यहाँ पे एफआईआर कर्णप्रयाग थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसके परिवारजन यहाँ पे आए, उसके पूरे गांव के लोग यहाँ पे आए, स्थानीय लोग भी आए, लेकिन उसका कोई। चमोली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले जनशक्ति मल्टी स्टेट के ऑपरेटिव सोसाइटी के सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक 23 मार्च को थाना गोपेश्वर में कुछ लोगों ने पैसा जमा कराने के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने टीमें गठित कर मुख्य सरगना कपिल देव राठी को क्राइम ब्रांच टीम की मदद से नई दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिस पर 25,000 का इनाम था। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के नाम से एक धोखाधड़ी की गई थी। उस सोसाइटी के माध्यम से लोगों से पैसा लेके उस पैसे का गबन हुआ था। इस संबंध में विभिन्न थानों में 4 मुकदमे हमारे यहाँ कायम थे, जिसका जो मुख्य अभियुक्त था कपिल देव राठी, ये काफ़ी समय से फरार चल रहा था। इसमें 25,000 का इनाम भी था। कल हमारी चमोली पुलिस ने और दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने मिलकर इसको दिल्ली से अरेस्ट किया है और उसको हम लोग ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लेके आए हैं। इसको न्यायालय में। बागेश्वर जिले के क्रीड़ा अधिकारी अपना आवास पर कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। नगर के डिग्री मार्ग पर स्थित जिला खेल विभाग के कार्यालय के 2nd फ्लोर पर उनका आवास था। दरअसल जिला क्रीड़ा अधिकारी CL वर्मा के काफी देर तक ऑफिस न पहुंचने पर, फोन कॉल न उठाने पर क्रीड़ा विभाग के ड्राइवर स्टाफ ऑफिस उन्हें बुलाने पहुंचा। काफी देर तक आवाज देने पर जब रूम नहीं खुला, उन्होंने इसकी सूचना 112 पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो दरवाजा तोड़कर देखा गया तो क्रीड़ा अधिकारी कमरे के अंदर बेड पर मृत पाए गए। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, क्रीड़ा अधिकारी मृत पाए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागेश्वर जिला क्रीड़ा अधिकारी का शव मिला था। इलाके में हड़कंप मच गया, किस वजह से सुसाइड किया, इस बात की जांच की जा रही है और पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में केंद्रीय सरकार ने उत्तराखंड के सांसदों की परफॉर्मेंस के रिपोर्ट कार्ड राज्य बीजेपी सरकार से मांगे हैं, जिससे उत्तराखंड के सांसदों में हलचल बनी हुई है। उत्तराखंड में 2 से अधिक सांसदों को इस बार टिकट न मिलने की चर्चाएं उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है कि उन्होंने सांसदों के रिपोर्ट कार्ड में उन्हें फेल बताया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, जिसके कारण वो लोकसभा चुनाव के लिए नए चेहरे ढूंढ रही है, जिससे वो कांग्रेस को आने वाले 2024 चुनाव में टक्कर दे सके। भाजपा का अपना मामला है, वो किसको टिकट दें न दें, किसको काटें न काटें, लेकिन अंतर्द्वंद जरूर है और बाहर से घबराई हुई है भाजपा, इसलिए नए चेहरे लाना चाहती है। काम कुछ किया नहीं। इन सांसदों से यही पूछ लीजिए कि जो आपके गोद ले हुए गांव थे वो आपकी गोद में ही हैं कि वो क्या चलने फिरने लायक हुए कि नहीं हुए। ज़रा यही पूछ लीजिए। जो वाइब्रेंट गांव की बात भी कर रहे हैं, क्या वो गांव वाइब्रेंट हुए कि नहीं हुए, ज़रा यही प्रधानमंत्री जी एक बार सर्वे कर लें, एक बार पूछ लें सबसे, तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगली खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र में लगातार बारिश से तबाही मचनी शुरू कर दी है। बारिश से एक तरफ तमाम नदियां नाले उफान पर हैं, जिसके कारण से नदियों का पानी हजारों हेक्टेयर फसलों में फैल गया है, जिससे धान और गन्ने की करोड़ों की फसलें खराब होने के कगार पर पहुंच गई हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी तक गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और बताया कि लगभग तमाम बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे कर्मचारियों को तैनात किया गया है। साथ ही कहा गया कि गंगा के आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी आने की वजह से धान की फसल खराब हो गई है और लगातार बारिश से ये तबाही शुरू हुई है। प्रशासन अलर्ट है, हर चौकी पर सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं, जिससे और जो गंगा किनारे क्षेत्र के लोग रहते हैं उनको अलर्ट पर किया गया है। नुकसान प्लस घर ये 5-6 मकान वाले हैं, इनका बहुत किसी घर में अनाज में पानी भर रहा, भूस में पानी भर रहा और 2 दीवार गिर पड़ी हैं। दूसरे इधर जितने भी फसल लगने की वो सारी नष्ट हो गई है सारी। टोटल इधर 15-20 घर हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया है। सब ने अपना सामान नुकसान बहुत है, जोड़ों की मछली कट गई है, लोगों की फसल बर्बाद होगी, बहुत कुछ नुकसान हुआ। रुड़की के सिविल लाइंस स्थित नामी गिरानी एक प्राइवेट स्कूल में मंगलवार को एलकेजी की एक मासूम छात्रा पर बंदर ने हमला कर दिया था, जिसमें छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं छात्रा के परिजन ने निजी अस्पताल में उपचार कराया। छात्रा के पिता रविकांत ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता का कहना है कि घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन ने उन्हें फोन करके दी। वह आनन फानन में स्कूल पहुंचे और बच्चे को खुद ही अस्पताल लेकर पहुंचे। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन प्रबंधन की ओर से उनकी बच्ची को उपचार नहीं किया गया, जिससे बच्ची की जान को भी खतरा था। बेटी को स्कूल में भेजा सुबह 8 बजे के करीब, और उसके बाद 10:30 बजे मैम का फोन आया कि बच्चे को बंदर ने काट लिया है, लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं था उस टाइम पे भी। और इन्होंने, मैम ने और सर ने, किसी ने भी इसे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, ना दिखाया बच्चे को। कोई जिम्मेदारी नहीं है मैम की। क्या कोई स्थिति है बच्चे की? बच्चे को बहुत ज्यादा, इतना पूरा हिस्सा हाथ का इसका खत्म हो रखा है। तो नगर के आपको बता दें, तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती हैं और पेरेंट्स का कहना था कि स्कूल ने कोई जानकारी उस पर नहीं दी। अगली खबर श्रीनगर से है। गढ़वाल वन विभाग के पूर्वी अमेली रेंज थलीसैंण में बना वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां थलीसैंण के तहसीलदार आनंद पाल और पीएलवी अमित देवी द्वारा पौधारोपण भी किया गया। तो वहीं वन दरोगा अरविंद रावत ने बताया कि यहां हर साल 1 से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण कर वन महोत्सव मनाया जाता है। साथ ही वन क्षेत्राधिकारी सुशीता चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर पर्यावरण को हरा भरा और स्वच्छ रखें, जिससे पर्यावरण में शुद्धता बनी रहे। हमारे गढ़वाल वन प्रभाग पूर्वी अमेली रेंज थलीसैंण की तरफ से जो आज का कार्यक्रम है वन महोत्सव हमारा, जो मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारी धरती को हरा भरा करना है और विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे इस कार्यक्रम के तहत लगाए जाते हैं। और वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आज हमारे पूरे वन प्रभाग में, समस्त उत्तराखंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और हमारे आज के जो कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो थे तहसीलदार साहब थलीसैंण, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत यहाँ पे वृक्षारोपण कार्य किया। और हमारे जो एक विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जो हमारी श्रीमती अमिता देवी जी जो यहाँ पे उपस्थित हुई हैं और वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। गढ़वाल उत्तरांचल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रांतीय महासचिव बनने के बाद संजय नेगी मीडिया से पहली बार रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रांतीय कार्यकारिणी हमेशा स्वास्थ्य मिनिस्ट्रियल कर्मियों के हितों के अनुरूप कार्य करती आ रही है।
उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी की पहली बैठक में कर्मचारी के हितों की रक्षा के साथ ही मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के दायित्वों का निर्वहन और दायित्व देने के संबंध में चर्चा की। केंद्र और राज्य सरकार एनीमिया मुक्त भारत को लेकर निरंतर दावे कर रही है, लेकिन देहरादून में हाल में आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 50% बच्चों को और महिलाओं में एनीमिया की शिकायत आ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन अब जो सरकारी आंकड़े और परिस्थितियां सामने निकलकर आ रही हैं, उसका भी यही कारण है कि अब हम स्क्रीनिंग अधिक मात्रा में करा रहे हैं और परिस्थितियों के मद्देनजर जो भी एक्शन लेना होगा हम उसके लिए तैयार हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ये जो भी आंकड़े आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमने स्क्रीनिंग इम्प्रूव की है। कभी कभार ये रहता है कि हम स्क्रीनिंग पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, तो कभी कभार जो हमें आंकड़े पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम स्क्रीनिंग को जो है स्क्रीनिंग पर फोकस करते हैं तो हमें आंकड़े हमारे सामने आते हैं। और एक अच्छा तरीका भी है कि हम लोग फिर एक फोकस्ड और एक लोकलाइज्ड अभियान चलाएं। और अभी हमें जब हमने स्क्रीनिंग बढ़ाया तो हमें पता चला कि ये स्थिति है, तो स्थिति के मद्देनज़र जो स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करें। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।